अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, सरिशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। पीटीआई के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरवीन करे और गवर्नमेंट ने जो इसकी प्राइस मुकर्रर की है वो काश्तकार को दें और गंदम उनसे उठाएं। जी आपको पता है कि केपी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि सर 2 मिनट ये बचर साहब ऐड कर भाईजान 2 मिनट ऐड कर लेगा। इस वक्त पीटीआई के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जारी थी। यहां पर बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के हवाले से और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान नामा में आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने धरना कमीशन पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। इसके अलावा बात की जाएगी पावर शेयरिंग कैसे होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बैकडोर राब्ते तेज हो चुके हैं और इसके अलावा अच्छी बात, अब इमदाद नहीं पाकिस्तान में कारोबार होगा। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसलाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट को मायूस कुन करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि फैज हमीद ने कहा कि उसका किरदार नहीं और कमीशन ने मान लिया। लगता है कि कमीशन का काम फैज हमीद का नाम क्लियर करना था। लगता है कि कमीशन के मेंबरान दफ्तर से बाहर निकले ही नहीं। कमीशन ने किसी चीज पर कोई फाइंडिंग ही नहीं की और कमीशन ने धरना केस का मामला पंजाब हुकूमत पर डाल दिया है। कमीशन ने ऐसे मामलात में मुदाखलत की जो इसके टीओआर्स में शामिल नहीं थे। धरने पर तहकीकात करने वाले कमीशन ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को बुलाकर बयान रिकॉर्ड नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरना केस की समाअत का अहवाल आपको बताते चलें। लगता है कि कमीशन के मेंबरान दफ्तर से बाहर नहीं निकले। मजीद अहवाल सईद बलोच से जानते हैं। सईद बलोच, आप पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में रहे, केस का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत हुई है और अदालत की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने हुक्मनामे में भी ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो कमीशन के जो टीओआर्स थे उनके मुताबिक नहीं है। अदालत की जानिब से इस रिपोर्ट के जो मुख्तलिफ शिकें थी, मुख्तलिफ पैराग्राफ थे, वो भी अटार्नी जनरल के ज़रिए अदालत में पढ़े गए और चीफ जस्टिस की जानिब से इस हवाले से ऑब्जर्वेशंस भी दी गई। जो इंक्वायरी कमीशन था उस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया कि जो चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई हैं वो कमीशन के जो दायरा इख्तियार था उसके अंदर वो नहीं आती थी। इसके अलावा जो साबिक DGISI हैं फैज़ हमीद के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से भरमी का इजहार किया गया और कहा गया कि फैज़ हमीद को कमीशन ने अपने ऑफिस में बुलाने तक की जहमत नहीं की। क्या बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कमीशन ने मुख्तलिफ जो मुहावरे हैं वो कहीं से उठाकर उनको जमा करके उस पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जो है वो जमा करवा कर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। इसके अलावा कमीशन ने जैसे उन्होंने अपने दफ्तर से वो बाहर निकले ही नहीं, कोई सफ़र ही नहीं किया, किसी से कोई छानबीन करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की। इसके अलावा जो धरना देने वाली जमात थी तहरीक लबैक, उनके किसी भी रुकन का जो बयान है वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। TLP के अलावा दीगर मुख्तलिफ लोगों के बयानात इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। लेकिन अभी जो ये इब्तदाई समाअत हुई है रिपोर्ट जमा होने के बाद, उससे वाज़े तौर पर यह तासुर मिलता है कि अदालत इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट से किसी सूरत मुतमिन नहीं है। रिपोर्ट पब्लिक करने के हवाले से भी अदालत की जानिब से ही कहा गया है कि रिपोर्ट अब जमा हो चुकी है, इसको वो पब्लिक करना है या नहीं करना है ये वफाकी हुकूमत का जो है वो उसकी सवाबदीद है। अब इस केस की जो मज़ीद समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की गई। अदालत की जानिब से केस की समाअत के दौरान कोई हतमी तारीख नहीं दी गई कि आइंदा इस केस की समाअत कब होगी, लेकिन अदालत की जानिब से अपने हुक्मनामे में कहा गया है कि जो रिपोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है वो कमीशन के TORs के मुताबिक नहीं है। ठीक है सईद बलोच, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल कर दिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील या उसी बेंच के समाअत करने से मुतालिक मामला जजेस कमेटी को भेज दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। की मखसूस नशिस्तों का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की।
जस्टिस मंसूर ने कहा कि हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि कानून में कहां लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि आइन में कहां लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बगैर मकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी गईं। किसी और का मैंडेट कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने बेंच की तश्कील के हवाले से मामला जजिस कमेटी को भिजवा दिया। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान को भी नोटिस जारी कर दिए गए। बेंच ने कहा कि मेंबरान के वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा। केस की समाअत 3 जून से योमिया बुनियादों पर होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान की क्या हैसियत रह गई है? क्या तमाम अरकान डी नोटिफाई हो जाएंगे? क्या मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मरहला दोबारा से शुरू होगा या क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? ये तमाम सवालात का जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद। हाफिज एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। एहसान अहमद साहब, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या होगा? क्या मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान डी नोटिफाई हो जाएंगे? क्या दोबारा से इलेक्शंस होंगे इस पर और या दोबारा से तैनातियां की जाएंगी? क्या होने वाले अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आज मौका आपने दिया। 2 चीजें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली की रिजर्व सीट्स हैं, मिनॉरिटीज या वुमेन, उनको डील करता है। और उसके साथ साथ ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो बताते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ती है और जीतती है और चाहे उसकी एक सीट आती है, तो 3 दिन के अंदर अंदर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर जो उसकी प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ बनेगी उस सारे प्रोसेस की, कि अगर फर्ज किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी PMLN है, जितनी वो डायरेक्ट सीट जीत के आई है उसको उसके मुताबिक शेयर मिलेगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, इसी तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर पहली दफा इस तरह हुआ है कि इतने बड़ी तादाद के अंदर जो है वो आपके MNAs MPs जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए हैं। अब उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के अंदर जब वो आए हैं तो उनकी चूंकि एक बैक पॉलिटिकल पार्टी PTI से उनका ताल्लुक है, अब उनकी जो लीगल स्ट्रेटजी है उसके फ्लॉज आए। अब उसकी लीगल स्ट्रेटजी के अंदर पहले ये आया कि उन्होंने वादतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करने की कोशिश करके एक आया, फिर उसको ज्वाइन नहीं किया, और फिर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया कि ना उसने इलेक्शन लड़ा, ना उसके प्रेसिडेंट ने इलेक्शन लड़ा, और ना ही उनका कोई कैंडिडेट जो था उसके लिए उन्होंने रिजर्व सीट्स जमा करवाई, जो हमारा सेक्शन 104 या रूल 92 ऑफ इलेक्शन एक्ट है। अब ये है कि जब मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पहली हद तक जो फैसला था वो बिल्कुल मुनासिब था कि SIC जो है वो डिसएंटाइटल है, उसको सीट्स अलॉट नहीं की जा सकती। अब उसके बाद जो उन्होंने दूसरा फैसला दिया कि जो ओवर एंड अबव सीट्स थी वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का वो जो फैसला था वो विदाउट रीजनिंग था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने रिजर्व सीट्स मिनॉरिटीज की या वुमेन की अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन देनी है जो आप जीत के आए हैं, तो जब वो सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती ही नहीं है तो किस तरह लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली मुमकिन है कि आप उनको वो सीट्स दें। अब पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को एंडोर्स किया, 5 मेंबर्स बेंच ने, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो प्रोसीडिंग्स आई है वो एक रूटीन की प्रोसीडिंग्स है, जिसके अंदर ये है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर मामला आता है जो फर्स्ट इंप्रेशन का है, यानी कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 51(6)(d)(e) पहली दफा इंटरप्रिटेशन होने जा रहा है, तो ये लीव ग्रांट का एक केस बहुत अच्छा बनता है, और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब जो ऑर्डर उन्होंने सस्पेंड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का, उसका कॉन्सिक्वेंट ये निकला है कि जितने भी लोग थे जिन्होंने ओथ लिया हुआ था, चाहे वो नेशनल असेंबली के अंदर थे, सिंध असेंबली में थे, या उसके बाद आपके पंजाब या बलूचिस्तान के अंदर थे, ओवर एंड अबव थे, वो सारे के सारे उनके नोटिफिकेशंस या उनकी जो फंक्शनिंग है वो सस्पेंड हो गई है, और अब वो असेंबली की किसी प्रोसीडिंग्स के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट फैसला न करे। अब KPK की हद तक ये है कि ना उन लोगों ने वोट लिया, ना उन्होंने ओथ
लिया और ना उन्होंने उस प्रोसीडिंग्स के अंदर हिस्सा लिया, तो वहां पे ये स्टेटस को जो है वो रहेगा। और अब अगर इस दौरान सेनेट का इलेक्शन अनाउंस होता है तो डेफिनेटली जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको सेनेट की सीट्स के अंदर आएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको हेयर करती है और हेयर करके जो एक फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का होल्ड करती है और दूसरे को सेट असाइड करती है, लेकिन अगर उसके साथ वो ये कहती है कि ये सीट्स जो हैं ये एसआईसी को जाएंगी, तो मैं ये समझता हूं कि ये फैसला जो है वो रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा ही नहीं हुआ कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन न लड़ा हो और वो उसको प्रोपोर्शन के हिसाब से दे दी जाए, तो आपको याद होगा कि आर्टिकल 63A के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि जब उन्होंने साथ ही कहा कि लोग डिस्क्वालीफाई भी होंगे और उनके वोट भी काउंट नहीं किए जाएंगे, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो था एक क्रिटिसिज्म आया और कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है कि सिर्फ अगर एक हद तक फैसला करे कि जिसके अंदर ये हो कि क्या एसआईसी एंटाइटल है एक, और दूसरा इस हद तक है कि क्या एसआईसी से ओवर एंड अबव जो चीजें गई हैं वो मुनासिब है या नहीं है, तो इस हद तक मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला भी करेगा। ठीक है, मतलब कि अब जो तमाम तर जो बॉल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में आ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हमारे साथ माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद मौजूद थे, अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। सऊदी वली अहद 19 मई को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। इस सऊदी वली अहद के साथ आला सतह वफ्द भी होगा। पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी वली अहद की सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें भी होंगी। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान सऊदी तिजारती वफ्द के दौरे पाकिस्तान के दौरान मुआहिदों को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। आगे बढ़ते बात करें कि इमदाद नहीं कारोबार होगा। सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद पर पाकिस्तानियों ने भी खुशी का इजहार किया है। सऊदियों ने और शहरियों ने कहा, पाकिस्तानी के सऊदी सरमायाकारी से पाकिस्तान की मईशत मजीद मजबूत होगी। दुनिया को पैगाम मिलेगा कि पाकिस्तान को इमदाद की नहीं बल्कि सरमायाकारी की जरूरत है। आपको बताते चले, इस हवाले से लोगों का भी बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल जो के सामने आया। अब इमदाद नहीं कारोबार होगा। सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद पर पाकिस्तानियों ने भी खुशी का इजहार किया है। सऊदी वली अहद 19 मई को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी सरमायाकारों के वफ्द का दौरा पाकिस्तान, सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होने लगा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 1123 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। डॉक्टर कैस असलम माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है, उनसे उनकी राय लेते हैं। डॉक्टर कैस असलम, बहुत शुक्रिया आपने नियो के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर कैस असलम साहब, बताइएगा आज स्टॉक मार्केट का कितना रुझान रहा और कैसा रहा? कॉन्फिडेंस जो है हमारा, बड़ी देर से अब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी, 700 से ऊपर भी गई। तो दोनों बातें हैं। एक तो सरमायाकारों की कॉन्फिडेंस जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी पे है। इलेक्शन हो गए, गवर्नमेंट आ गई और पॉलिटिकल अनरेस्ट खत्म हुई है। दूसरा, जब बाहर से सरमायाकार आना शुरू होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, सरमायाकारी भी होती है। तो वो हमारे जो हैं स्टॉक मार्केट के भी नंबर्स ऊपर जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ा पॉजिटिव रुझान है अब दोनों चीज़ों में। सवाल सिर्फ इतना है कि अब देखना ये है कि इन्वेस्टमेंट जो आएगी सऊदीज या यूएई से या कहीं और से, वो माइनिंग में आएगी, वो एग्रीकल्चर में आएगी या इंडस्ट्री में आएगी या नई इंडस्ट्री एक्सपोर्टेबल्स लगेंगी। ये बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि इंडस्ट्री में लगे तो फिर रोज़गार भी मिलेगा। माइनिंग जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, मगर उसमें प्राइमरी रोज़गार मिलता है, स्किल्ड को इंडस्ट्री में मिलता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है देखना कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट फॉरेन आने वाली है सऊदी, वो कहाँ कहाँ आएगी। ठीक है डॉक्टर कैस असलम साहब,
बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय दी इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में भी पहुंचने वाले हैं सऊदी वली अहद, इसी में आएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आगे बढ़ते हुए बात करें कि इमदाद नहीं कारोबार होगा। सऊदी सरमायाकारों के वफ़द की पाकिस्तान आमद पर पाकिस्तानियों ने भी खुशी का इजहार कर दिया। शहरी कहते हैं कि सऊदी सरमायाकारी से पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मजबूत होगी। दुनिया को पैगाम मिलेगा कि पाकिस्तान को इमदाद की नहीं बल्कि सरमायाकारी की ज़रूरत है। इस हवाले से लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है वो आपको दिखाते हैं। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। अगर वो डेवलप करते हैं तो एक अच्छी चीज़ है। अच्छी बात है, कारोबार के लिए हमें अफोर्ड कर पैसे वगैरह दें ताकि जो हमारी लेबर तबका है कुछ न कुछ करने के लिए हमारे पास हो। सऊदी अरब मुल्क है जो ऐसा मुल्क है, वो हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, वो भी अगर एक पहिया उतर जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। सऊदी अरब के बगैर, चीन के बगैर हम नहीं चल सकते। इससे अच्छे नताइज बरामद होंगे। इन्हें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि दीगर ममालिक भी हमारे इस मुल्क में सरमायाकारी करें। और दूसरी बात ये कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो रेलवे की एग्रीकल्चर, इसे काश्त करें। जब काश्त करेंगे, इनका अपना गंदम होगा, अपना चावल होगा, तो सस्ता होगा। बहुत अच्छी चीज़ है, तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। सऊदी हमारे साथ कारोबार करे, कारोबार में हमें ये फ़ायदा है, जो ही उसके पैसा हमारे पास आएंगे, ज़र ज़खायर में हमें सिफट होगा, हमारे लोगों को इधर मजदूरी भी मिलेगा। कर्जा नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो है ना कारोबार होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ वो कारोबार करे तो इसमें हम लोग का बहुत जो है ना मुनाफा होएगा। सही है, ये बहुत अच्छी बात है कि ना तो इमदाद होगी, ना हमने वापस पैसे देने पड़ेंगे हमें। ठीक है, ये होगा कि कारोबार होगा, लेन देन हमारा लगा रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का नया सदर कौन होगा? पार्टी की सदारत के लिए नए नामों पर खौज शुरू हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदारत के लिए फरियाल तालपुर के नाम पर मुशावरत जारी है। फरियाल तालपुर रुकने सिंध असेंबली हैं। आसिफ अली सरदारी सदर पाकिस्तान बनने के बाद पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हुए थे, जिसकी वजह से अब नाम पर गौर किया जा रहा है। आमना चंजुआ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। आमना चंजुआ, बताइएगा अब सदर के लिए कौन मुंतखब होगा? पार्टी सदर के लिए फरियाल तालपुर का नाम भी ज़ेरे गौर है। जी बिल्कुल, देखिए सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर थे, क्योंकि उन्होंने सदारत का ओहदा लिया। उसके बाद उन्होंने बाकी जो ओहदे थे अपने पार्टी के, उससे जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए थे सदर के ओहदे से। उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी ने नए नामों पर गौर शुरू किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नए सदर के लिए फरियाल तालपुर जो है उनका नाम ज़ेरे गौर है। फरियाल तालपुर इस वक्त जो है मेंबर सिंध असेंबली हैं। आसिफ अली जरदारी ने जो ओहदा से जो है वो कुछ दिन पहले ही मुस्ताफ़ी हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर के लिए फरियाल तालपुर के नाम पर का बाकायदा जो है ऐलान करेगी। जी ठीक है आमना चंजुआ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गंदम बहरान का जिम्मेदार कौन है? लाहौर में कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। इजलास में गंदम की मौजूदा सूरत हाल और वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वकास कौरी से हम जान लेते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे। वकास कौरी, बताइएगा गंदम की जो खरीदारी की गई उसका जिम्मेदार कौन? इजलास बुला लिया गया है, इस वक्त जारी है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में होने वाले इजलास की जो है वो सदारत कर रहे हैं। इजलास में गंदम की मौजूदा सूरत हाल और गंदम कमेटी की जो अब तक की फाइंडिंग्स हैं उस हवाले से मुशावरत की जा रही है। ज़राए का ये भी कहना है कि 11 मई को होने वाले जनरल कौंसिल के इजलास की हिकमत अमली भी तय की जा रही है। नून लीग के तय मुशावरती इजलास में वज़ीर आलम मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, सरदार याद सादिक, ख्वाजा सादरवी समेत दीगर रहनुमा जो हैं वो भी शरीक हैं। इजलास में वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की दी जाने वाली रिपोर्ट पर भी तबादला ख्याल जो है वो किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास में शरीक नहीं हुए और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि वो भी इजलास में शरीक होंगे। जी ठीक है वकास गौरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
जनूबी वजीरिस्तान में टिकटॉक बनाने के शौकीन मंचलों ने नाबीना शख्स को सैलाबी पानी में फेंक दिया। नाबीना शख्स को पानी में धक्का देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। टिकटॉक बनाने के शौकीन अफराद ने नाबीना शख्स को पानी में फेंक दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरों की मदद से ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। सबसे पहले माल रोड पर ट्रैवल टाइम कम करने के लिए ट्रैफिक को मैनेज भी किया जाएगा। बताते चलें आपको इस हवाले से, पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर बाबाजी की बलूचिस्तान से लाहौर आमद। लाहौर के पराठे बाबाजी को पसंद आ गए, जबकि लस्सी पीने के भी शौकीन निकले। कहते हैं कि लाहौर में बहुत प्यार मिला है। लाहौर के खानों का भी अपना ही मजा है। उनका मजीद क्या कहना है, ये हम जानते हैं हाफिज महबूब अली से। जी हाफिज महबूब, कहिएगा। पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर बाबाजी इस वक्त जो है वो लाहौर में मौजूद हैं। बलोचिस्तान की हसीन वादियों से जो है वो आज लाहौर पहुंचे हैं। और जी बताइएगा, कैसा लग रहा है लाहौर आपको? मजा आया, अच्छा लगा। अच्छा, कोई खाना खाया लाहौर का? खाना खाए। क्या अच्छा लगा लाहौर का? चिप्स। इसके अलावा लाहौर में और क्या क्या देखने को मजा लगा आपको, अच्छा लगा? पराठा भी खाया आपने? कौन सा वाला, आलू वाला या दूसरा? आलू वाला मजा आया। कीमे वाला भी खाना लाहौर में? कीमे वाला भी खाया। पराठे का मजा आया लाहौर में बाबाजी को। और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। बलोचिस्तान की हसीन वादियों से लाहौर तक का सफर जो है वो काफी खुशगवार रहा और आज भी जो है वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। और आगे का क्या प्लान है लाहौर में, कहाँ जाओगे? कोयटा वापस जाओगे? एक दिन जाऊंगा। एक दिन जाएंगे जी। काफी एक्साइटेड हैं। और लाहौर में है सर, कैसा लग रहा है लाहौर? बलोचिस्तान से लाहौर में है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। इन लोगों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत इज्जत दिया इन लोगों ने और इंशाल्लाह हम हर एक शख्स की शुक्रगुजार रहेंगे। बलोचिस्तान से आए मेहमानों का कहना है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा प्यार मिला और ख़ास करके बाबा जी को, जिनको पराठा जो है वो लाहौर का बहुत पसंद आया और वो एक्साइटेड भी हैं। आप कोयटा जाकर जो है वो इस तरह के पराठे भी खाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीजन नकल माफिया और जाली उम्मीदवारों के खात्मे के लिए मुतहरिक हैं। हायर सेकेंडरी पार्ट 2 इम्तहानात के दौरान असल उम्मीदवार की जगह इम्तहान देने वाला नौजवान पकड़ा गया और साथ में सौकस के पर्चे के दौरान सुपरिटेंडेंट ने दौरान चेकिंग जाली उम्मीदवार पकड़ लिया है। बताते चलें आपको, सिविक्स के पेपर के दौरान और हायर सेकेंडरी पार्ट 2 इम्तहानात में असल उम्मीदवार की जगह जाली उम्मीदवार पकड़ा गया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन नकल माफिया और जाली उम्मीदवारों के खात्मे के लिए मुतहरिक। लाहौर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरों की मदद से ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। सबसे पहले माल रोड पर ट्रैवल टाइम कम करने के लिए ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा, जबकि ट्रैफिक इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम से सिग्नल्स को कंट्रोल करने में मदद भी मिलेगी। मज़ीद तफसीलात शाहिद रिजवी से जानते हैं। शाहिद रिजवी, मज़ीद तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। जो सेफ सिटी हुकाम है उनका कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो है ट्रैवल टाइम को कम करने के लिए कैमरों की मदद से जो है ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा। जो ट्रैफिक इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए जो है सिग्नल्स को भी कंट्रोल किया जाएगा। जो रूटीन में माल रोड पर आगाज़ पॉइंट से इख्तितामी पॉइंट्स तक जो है 30 से 35 मिनट दरकार होते हैं। आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस से ट्रैवल टाइम 15 से 20 मिनट हो जाएगा, ये कहना मजीद हुकाम का। एक सिग्नल पर जो है 1.5 से 2 मिनट रुकने पर अगले 3 सिग्नल वो फ्री मिलेंगे। वक्त की बचत से जो है माहौलियाती आलूदगी और फ्यूल की बचत भी होगी, ये भी कहना मजीद हुकाम का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है माल रोड पर जो है मूवमेंट्स बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सकेगी। मेरा कैमरामैन हसन मेरे पीछे दिखा सके तो आप देख सकते हैं ये सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमरे लगे हैं जहाँ से ये कंट्रोल किया जाएगा। तमाम तर मूवमेंट्स बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सकेगी। वज़ीर पंजाब के हुक्म पर शहर भर की जो है मूवमेंट्स बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सकेगी।
वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो है वो काम भी शुरू कर दिया गया है, जो जल्द वर्किंग मुकम्मल करके मंसूबे का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। शहर के दीगर शाहराहों पर भी जो है लगे कैमरों से जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने का आगाज़ जल्द कर दिया जाएगा। शहर में गुज़िश्ता माह 19 खिलाफ वर्जियों पर जो है ई चालान भी इनका आगाज़ हो गया है, जो आर्टिफिशियल मैनेजमेंट सिस्टम से जो है मौजूदा ज़राए को इस्तेमाल करते हुए बेहतर जो है नताइज हासिल किए जा सकेंगे। ये भी सेफ सिटी हुकाम का मजीद कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद अपडेट करने के लिए। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के पेश नज़र SPU हेडक्वार्टर मनावा लाहौर में इजलास हुआ। डिप्टी चाइनीज कौंसल जनरल मिस्टर साउकी ने SPU हेडक्वार्टर्स मनावा लाहौर का दौरा किया और DIG SPU मुंतसिर मेहदी से मुलाकात की। दौरान मुलाकात पंजाब में CPEC के तहत जारी मनसूबों और चीनी शहरियों के सिक्योरिटी उमूर पर गौर किया गया। डिप्टी चाइनीज कौंसल जनरल मिस्टर साउकी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार भी किया है। बरतानवी हाई कमीशन लाहौर ऑफिस की बताते चलें कि हेड क्लासरा की क़यादत में ब्रिटिश कौंसिल और यूनिसेफ के वफ़द की सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के दफ्तर आमद हुई। सूबाई वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट से अहम मुलाकात। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की जानिब से शिराकतदारों के साथ मुतअद्दिद मनसूबों में मुमकिना ताउन पर पेशरफ्त भी की गई है। और मौसम के हवाले से बात करते हैं तो कराची में गर्मी बढ़ते ही शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्म मौसम की वजह से 50% मरीज डायरिया और कॉलरा के हैं। इसके अलावा लू लगने से भी शहरी बीमार होने लगे हैं। शदीद गर्मी से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है, इस बारे में मज़ीद जानते हैं शफकत अजीज से। शफकत, कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, बताइएगा। कराची में के मौसम में दर्ज हरारत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस वक्त कराची का दर्ज हरारत है वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 78% रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा महसूस किया जा रहा है। गो कि अभी तक कोई हीट वेव अलर्ट जारी नहीं हुआ, लेकिन जो है इस मौसम का शिकार होकर मुख्तलिफ अमराज़ों मुब्तला जो शहरी हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त कराची की एक सिविल अस्पताल की एमरजेंसी में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत का शिकार जो शहरी हैं वो यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं AMS सिविल अस्पताल जो शोबा हादसात के इंचार्ज में डॉक्टर लियाकत, उनसे बात करते हैं। एक तो मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, जैसे आपने पहले बताया कि पारा बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के खदशात हैं। इससे पहले ही हमारे पास पेशेंट्स का रश बहुत ज़्यादा आ चुका है। कुछ अर्सा पहले से लेकर अभी तक डायरिया और कालरा बहुत ज़्यादा थी। अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं हमें भी इसी तरह डाउट हो रहा है कि हीट स्ट्रोक के हैं। बहुत ज़्यादा शाक में पेशेंट आते हैं, सख्त हाई ग्रेड टेम्परेचर में आते हैं, और जो उसमें बच्चे और बच्चे तो कम आते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। ये डॉक्टर लियाकत थे जो बता रहे थे, उनका ये कहना था कि पेशेंट जो है वो गर्मी की शिद्दत से काफ़ी ज़्यादा में आ रहे हैं। तकरीबन 50% जो पेशेंट हैं वो गर्मी की शिद्दत के बायस सिविल अस्पताल आ रहे हैं। और अगर निकलना भी हो तो सर पे ढाँप कर निकलें या गीला तौलिया रख कर निकलें, ताकि वो इस गर्मी की शिद्दत से या गर्म मौसम से बच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करें TNS, बिकन हाउस और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान के लाहौर चैप्टर के इश्तराक से तकरीब का एहतमाम किया गया। दौर हाजिर में दरसगाहों, तालीमी इदारों और लर्निंग स्पेसेस की तैयारी में आर्किटेक्ट की अहमियत और ज़रूरत पर बात की गई है। इसके अलावा TNS के गुलबर्ग कैंपस लाहौर में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए लीडर आर्किटेक्ट रोबिन बुश ने कहा था कि तलबा की तालीमी सरगर्मियों में तरकीब और शौक़ को कायम रखने में तालीमगाह के डिज़ाइन और माहौल की अहमियत एक उस्ताद की सी है। इससे कबल TNS के बानी और बिकन हाउस ग्रुप के CEO ने तकरीब से खिताब करते हुए TNS के अब तक के सफ़र और मुल्क में प्रोजेक्ट हैंडलिंग की तरफीज और तालीम में जो रिसर्च है उसको अपनाने में किरदार पर बात की। तकरीब में आपको बताएं कि IAP की मेंबरान के साथ साथ शोबे आर्किटेक्ट के साथ और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तकरीब से कबल शिरका ने जदीद तर्ज पर तामीर हुए TNS गुलबर्ग कैंपस का दौरा किया। तकरीब में एक पैनल डिस्कशन भी शामिल थी, जिसमें रोबिन बुश के अलावा TNS ने मकामी आर्किटेक्ट साद खान और माहिर तालीम आयशा कसूरी पैनल का हिस्सा थे। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
क्या पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल होगी? नून लीग और पीपल्स पार्टी के बैकडोर राब्ते जारी हैं। नून लीग की पीपल्स पार्टी से बजट से कबल काबीना का हिस्सा बनने की दरख्वास्त सामने आ गई। पीपल्स पार्टी काबीना में शमूलियत से मुतालिक फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद करेगी। बताएं कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल होने के हवाले से दरख्वास्त कर रही है। आमना जंजुआ से जान लेते हैं। आमना जंजुआ, क्या वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी शामिल हो सकेगी? बैकडोर राब्ते कहां तक पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के काबीना में शामिल होने के मामले पर नून लीग ने राब्ते तेज़ कर दिए पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मुश्तरका दोस्त हैं उनके ज़रिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी से राब्ते तेज़ किए हैं। जो नून लीग के कायद हैं नवाज शरीफ, उनकी हिदायत पर शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनको ये टास्क दिया गया था कि पीपल्स पार्टी को मनाया जाए, उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो जो है वो काबीना का हिस्सा बने। इसके लिए जो है वो नून लीग ने बाकायदा तौर पर जो है वो राब्ते किए थे। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुलाकात भी की है। उसमें भी ये चीज़ जो है वो शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के सामने रखी और दरख्वास्त की कि काबीना का हिस्सा बन जाए। मुल्क जो है वो बहरानों का शिकार है, उससे निकलने के लिए पीपल्स पार्टी की इस वक्त ज़रूरत है कि वो काबीना का हिस्सा बने। इसके अलावा सबसे अहम टास्क जो है वो इस वक्त जो है रवां साल बजट पेश करना है, जो सबसे मुश्किल मरहला है। नून लीग चाहती है कि बजट पेश करने में, बजट की तैयारी में पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर हिस्सा ले। जब यह हुकूमत बनी थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम सिर्फ आईनी ओहदे लेंगे, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ज़राए का कहना है कि तभी ये मामला तय हो गए थे कि बजट पेश करने के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पर काबीना का हिस्सा बनेगी, वजारतें लेगी। लेकिन ताहम जो है वो बजट पेश करना एक चैलेंज है, तो इसलिए नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बजट पेश करने से पहले बजट की तैयारी में वो उनका साथ दे। और इसके लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से अब जो है वो एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, जो बज़ाहिर तो निजकारी के मामले पर तश्कील दी गई है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ये मामला जो है उसमें भी डिस्कस किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी खाना ये बातें चल रही हैं कि काबीना का हिस्सा जो है वो अब बनने जा रहे हैं बजट से पहले ही। लेकिन अब मामला ये तय करने हैं कि कौन सी वजारत किसको देनी है, पीपल्स पार्टी कौन कौन सी वजारतें चाहती है, ये मामला जो है वो तय होंगे। कुछ ही दिनों में ये जो ज़राए का कहना है कि बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन रही है। जी ठीक है आमना जंजुआ, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करें, सिगरेट के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर है। बजट में मजीद 37% फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। गुज़श्ता बजट में लगने वाले टैक्स से सिगरेट महंगा होने पर 18% लोगों ने सिगरेट नोशी भी छोड़ दी थी। रवां साल सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से सिगरेट पीने वालों की तादाद में मजीद कमी होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ मेहताब, बताइएगा बजट में टैक्स लगेगा सिगरेट पर, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ना सिर्फ ख्वाहिश है वजारत खजाना की, बल्कि ये ख्वाहिश WHO की भी है और इस तरह से एक दो तंजीमें और भी हैं। वो चाहती हैं कि जो भी मुल्क हो उसमें सिगरेट फ्री किड्स होने चाहिए, बच्चे जो सिगरेट पीते हैं वो ना पिए। तो इसका तरीक़ेकार यही है कि इसके ऊपर टैक्स लगा के महंगा कर दिया जाए। अब अगर देखा जाए तो इसी साल जो रवां साल जा रहा है इसमें जो आम ब्रांड थे इस पर 146% था, जबकि प्रीमियम ब्रांड के ऊपर 154% फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी। यही वजह है कि 18% लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। इस वक्त भी मुल्क के अंदर 3 करोड़ 60 लाख नौजवान जो हैं और बाकी जो अफराद हैं वो सिगरेट पीते हैं। तो अगर देखा जाए तो बस के अंदर जो सिगरेट कम हुए हैं वो 11 अरब से ज़ायद कम सिगरेट पिए गए हैं। तो अब जो है इसके ऊपर अभी भी जो है बहुत ज़्यादा पिए जा रहे हैं, यानी 72 से 80 अरब सिगरेट जो है वो पिए जाते हैं। तो इसको भी कम करना है, तो यही तय पाया है कि इसको 37% ड्यूटी बढ़ा दी जाए। और अगर ये ड्यूटी बढ़ जाती है तो इससे फ्री होगा एक आम जो डिब्बी होगी, वो जो आम ब्रांड की होती है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करें कराची की साहिली बस्ती के हवाले से, जहां पर वाहिद सरकारी स्कूल बंद होने के करीब है। बासर अफराद स्कूल बंद करवाने के लिए कोशिशें करने लगे हैं। स्कूल बंद ना हो सका तो इलाका मकीनों को दबाव में लाकर बच्चों को स्कूल से दूर करने की मंसूबा बंदी होने लगी है, जिससे 400 बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शफकत अजीज से। जी शफकत अजीज, मामला है क्या, बताइएगा। कराची की साहिली बस्ती मुबारक विलेज में मौजूद हूँ और जो मेरे पीछे आप इमारत देख रहे हैं ये एक खूबसूरत इमारत है स्कूल की, और 25 किलोमीटर के इलाके में ये एक वाहिद स्कूल है जो कई दफ़ा बना और टूटा, और आखिरी दफ़ा जो है ये 2023 में ये स्कूल बना और यहाँ पर बच्चे भी आए और बच्चों ने पढ़ना भी शुरू किया। लेकिन इसके बाद अचानक
कुछ लोग जो बासर लोग हैं यहाँ के, उन्होंने बच्चों को जो है स्कूल से भगा दिया, उनको तालीम से महरूम करना शुरू कर दिया। ये स्कूल बच्चों का है, इस स्कूल में बच्चों का हक है और ये पूरे गांव के बच्चों का इस स्कूल में हक है, किसी और का हक नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक भी बच्चा इस स्कूल में अभी है नहीं, तो बहुत बुरा लग रहा है हमें भी, बहुत रोने का मुकाम है। इतना बुरा फील हो रहा है कि एक बच्चा भी नहीं आ रहा, हमारे टीचर्स डेली आ रहे हैं और बस क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये अब्दुल हई थे जो बता रहे थे कि मुबारक विलेज के इस वाहिद सरकारी स्कूल में जो है 400 बच्चे तालीम हासिल करते, लेकिन यहाँ के जो बासर लोग हैं, तालीम दुश्मन लोग हैं, जिन्होंने इन बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया और घर घर जाके इन बच्चों के वालिदैन को कहा है कि वो जो है इस स्कूल में अपने बच्चों को ना भेजें। हमारी कुछ बात हुई है बाहर स्कूल के बाहर कुछ बच्चों से, उनका ये कहना था कि उनके वालिदैन ने जो है वो मना किया कि वो स्कूल ना जाए। तो यहाँ के जो NGO है उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफिस जो है अपना किरदार अदा करे, ख़ासकर महकमा तालीम अपना किरदार अदा करे, ताकि जो घरों में बच्चे स्कूल हैं उनको जो घरों में बैठे बच्चे हैं उन्हें वापस स्कूल लाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में 9 साल कबल भर्ती होने वाले दर्जनों एजुकेटर ताहाल प्रोफेशनल डिग्रियां जमा ना करवा सके हैं, जबकि BEd और MEd की डिग्रियां मुकम्मल ना करने वाले असातिज़ा को 31 दिसंबर की मोहलत दे दी गई है। मुकर्रर मुद्दत तक डिग्रियां मुकम्मल ना की गई तो नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा, रेगुलर नहीं किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात फैसलाबाद से शौकत वट्टू से। जी शौकत वट्टू, बताइएगा मामला क्या है? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 2300 से ज़ायद सरकारी स्कूल हैं, जिनमें जो 2015 में जो एजुकेटर्स भर्ती किए गए थे वो ताहाल जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन डिग्री जो है वो जमा नहीं करवा सके, क्योंकि एजुकेटर्स भर्ती होने के बाद उनको महकमा तालीम की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि जिन असातिज़ा ने, जिन एजुकेटर्स ने BEd की या MEd की डिग्री हासिल नहीं की, वो अपनी डिग्री जो है वो महकमा तालीम के पास जमा करवाएं मुकम्मल करने के बाद, ताकि जो है वो उनको रेगुलर किया जा सके। लेकिन अभी तक भी जो दर्जनों एजुकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो डिग्रियां हैं, प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिग्रियां हैं BEd की, MEd की, वो महकमा तालीम के पास जमा नहीं करवाई, जिसकी वजह से उनकी जो रेगुलर होने के जो कागजात हैं वो ताहाल नामुकम्मल हैं। अगर 2024 के आखिर तक, दिसंबर तक इन एजुकेटर्स ने अपनी डिग्रियाँ जमा ना करवाई तो उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा और जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। जी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं? नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में वक्त है, पाकिस्तान जाना है या नहीं, जो फैसला भारतीय हुकूमत करेगी उस पर अमल करेंगे। से जाएंगे। देखिए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी आगे है, इस मामले में जो भी हमें भारत सरकार कहेगी उस हिसाब से हम करेंगे। भारत सरकार जब हमें परमिशन देती तभी हम अपनी टीम भेजते हैं, तो उस मामले में हम भारत सरकार के निर्णय के हिसाब से जाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पहला तेज तरीन चार्जिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। 20 मिनट में गाड़ी चार्ज होगी और बासानी 300 किलोमीटर तक चल सकेगी। कराची के इलाके सदर में लगाए गए तेज तरीन चार्जिंग सिस्टम के हवाले से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अब्दुल वली तफसीलात हमें बता रहे हैं। जी अब्दुल वली। जी बिल्कुल, सीमेंस और ऑडी कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में जो पहला फास्टेस्ट चार्जिंग पॉइंट है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए वो कराची के इलाके सदर में लगा दिया गया है। ये चार्जिंग पॉइंट किस तरीके से काम करेगा और कितने किलोमीटर जो है वो इसको गाड़ियों को चार्ज करने के बाद जो है वो गाड़ियाँ चल सकेंगी, इस हवाले से इस वक्त जो ऑपरेशनल मैनेजर है वो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये गाड़ी जो ये चार्जिंग पॉइंट से जब गाड़ियाँ चार्ज होगी तो एक गाड़ी कितने किलोमीटर तक चल सकती है और जो दीगर चार्जिंग पॉइंट्स है उससे ये किस तरह से मुख्तलिफ है? देखिए, उससे मुख्तलिफ ये इस तरीके से ही एक पाकिस्तान का सबसे फास्ट चार्जर है, 160 किलोवाट है, और दूसरे जितने भी लगे हुए वो 50 किलोवाट के लगे हुए। उससे टाइम का भी मसला आता है, जैसे ये मैक्सिमम टाइम 15 से 20 मिनट में पूरी गाड़ी चार्ज कर देती है। अदरवाइज़ जो कम लगे हुए 50 किलोवाट के वो 1.25 घंटे लेते हैं पूरा गाड़ी को चार्ज करने के लिए। ऑडी की जो गाड़ियां हैं वो 70 किलोवाट 0 to 100 70 किलोवाट चार्ज के लिए लेती है, और चाइना की जो गाड़ियां हैं वो तकरीबन 50 किलोवाट लेती हैं, और दोनों की कैपेसिटी ये है कि 250 किलोमीटर देती है। और इसमें ऑडी की आई है GT है, वो 450 किलोमीटर देती है। 0 to 100 वो 90 किलोवाट में होती है। अदर
जो गाड़ियाँ हैं BMW है, मर्सिडीज़ है, पोर्शे है, ये गाड़ियाँ भी इस पर चार्ज हो जाती हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो ऑपरेशनल जो मैनेजर है उनकी बात सुनी। इनका यही बताना है कि कम वक्त में जो है वो ये जो फास्टेस्ट चार्जिंग है कम वक्त में गाड़ी चार्ज करती है और ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर तक जो है वो गाड़ी सफ़र करती है। तो ये पाकिस्तान में पहला जो फास्टेस्ट चार्जिंग पॉइंट्स है ये बाकायदा तौर पर आज से यहाँ पर ऑपरेशनल हो गया है। और इनका यही बताना है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं अब वो बाकायदा तौर पर मुस्तकबिल में जो है वो इलेक्ट्रिक पर जा रही है। तो उन तमाम के लिए जो है वो आसानी के लिए ये यहाँ पर लगाया गया है ताकि शहरी यहाँ पर आए, अपनी गाड़ी चार्ज करें और मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो। जी, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें खारिया में ख्वाजा सराओं का थाने पर पथराव और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। पुलिस की मुद्दत में ख्वाजा सराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 7 ख्वाजा सरा, 1 मर्द और 20 नामालूम मुल्जिमान शामिल। मुकदमे के मतन में कहा गया कि ख्वाजा सराओं ने पुलिस मुलाजिमीन को अगवा करके तशद्दुद किया। ख्वाजा सरा हेरा की मुद्दत में पहले 2 पुलिस एहलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। कश्मीर के थाना गैलपुर और हाजी खान शहर में पुलिस की जानिब से जारी ऑपरेशन में 2 मुखवी बाजियाब हो गए। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और डाकू मुखवियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस की जानिब से इलाके में नाकाबंदी का सिलसिला ताहाल जारी है। आगे बढ़ते हुए बात करें, सरकारी तौर पर गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। किसान गंदम फरोख्त करने के लिए ख्वार होने लगे हैं। फैसलाबाद में प्राइवेट गोदाम मालिकान किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे हैं और किसान गंदम 2800 से 3000 रुपये फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात वकाश शराज से जानते हैं। वकाश शराज, किसानों का क्या कहना है, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के किसानों की भी मुश्किलात कम ना हो सकी। अभी तक जो है ख़रीदारी जो है सरकारी तौर पर गंदम की शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह से किसान जो है वो इंतहाई परेशान है। एक किसान का ये कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो अपनी गंदम जो है वो सस्ते दामों में फ़रोख्त करने पर मजबूर है। हुकूमत की जानब से कोई भी ऐसे इकदाम नज़र नहीं आ रहे जिसकी वजह से उनकी गंदम जो है सरकारी रेट पर ख़रीदी जा सके, जिस पर जो है किसान जो है वो गंदम 2800 से 3000 रुपये में फ़रोख्त करने पर मजबूर है। इस वक्त भी ये गंदम जो है जो शहर के मुख्तलिफ जगह पर पॉइंट्स बने हैं गंदम के, वहाँ पर प्राइवेट तौर पर ये गंदम फ़रोख्त हो रही है। किसान यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी गंदम फ़रोख्त कर रहे हैं और सस्ते दामों में फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ी हैं। मेरे साथ शहरी यहाँ पे किसान मौजूद हैं, उन किसानों से बात करते हैं कि कितने रुपए गंदम फ़रोख्त की जा रही है और क्या मुश्किलात हैं आपको, क्या कहें? सर 32-3300 में खरीदी सेल हो रही है और इसमें मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। पहली तो बात यह है कि माल ले कोई नहीं रहा, गवर्नमेंट अभी तक नहीं ले रही। दूसरी बात यह मिल मालकान ले रहे हैं, वो पहले पेमेंट नगद करते होते थे, अभी वो हफ्ते 8 दिन का टाइम देते हैं, उसके 15 दिन बाद पेमेंट देते हैं। तो उसमें मज़ा कोई नहीं। 31-3200 में सेल हो रही है, 3500 में तो खर्चा पूरा होता है। 400-500 बचता था, वो इस दफ़ा नहीं है। अभी तो उससे अलावा गंदम ही नहीं कोई ले रहा है। गंदम घर पड़ी है, आगे खर्चे अगली फसल के भी खर्चे करने हैं, सारे मामला। अगर इस तरह मामला रहे तो फिर तो हम काश्त नहीं कर सकते और ना ही करनी है। कारोबार कोई और कर लेंगे, इस कारोबार को छोड़ देंगे। बिल्कुल, किसान इंतहाई परेशान है। उनका कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंदम की खरीदारी बिल्कुल नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। और साथ में इनका ये भी कहना है अगर यही सूरत हाल रही तो नेक्स्ट जो है वो गंदम काश्त नहीं करेंगे, उसकी जगह पे कोई और चीज़ जो है काश्त की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कोयटा को 2 महीनों के अंदर साफ करने का दावा। अमली ड्रामा ना पहन सका। 2 महीने मुकम्मल होने के बावजूद भी कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद हनीफा सई से, जो कि इस वक्त सैटेलाइट टाउन में शहरी के साथ मौजूद हैं। जी हनीफा सई, बताएं कि कोयटा सफाई मुहिम की सूरत हाल क्या है, कहाँ तक पहुँची है? बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा शहर को 2 महीनों के अंदर साफ़ करने का जो है वो ऐलान किया था, मगर 2 महीने मुकम्मल होने के कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी जो है वो कचरे पड़े हुए। इस वक्त में मौजूद हो कोयटा के सेटेलाइट टाउन ब्लॉक नंबर 6 में, जहाँ पर जो है कचरा होने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना। इसी के साथ यहाँ के कारोबारी हजरात हैं, उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना। इस वक्त एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, मौजूद उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? वज़ीर आला ने तो कचरा 2 महीनों के अंदर साफ़ करने का ऐलान किया, यहाँ पे कोई सफाई करने आया? नहीं, यहाँ पे ना कोई पूछने वाला अभी तक आया, ना कोई सफाई करने वाला अभी तक आया। यहाँ पर ये घर गड़े सारे
हम लोग बहुत परेशान है इससे। अभी हम लोग क्या करें, हम बहुत मजबूर है। अभी हम यहाँ से लोग भी गुजरते हैं, बहुत गंद और बहुत बदबू और बहुत वगैरह बहुत कुछ सब कुछ होता है। हमें हुकूमत से ही दरख्वास्त है कि सारा साफ़ कर ले और बड़ा मेहरबानी। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना है का कहना है कि यहाँ से इस कचरे से जो बदबू फैल रही है, इसी के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी जो है वो फैल रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द यहाँ से कचरा उठाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। टंडुअला यार्ड में प्लेग्राउंड ना बनने पर खिलाड़ियों का एहतजाज। मकामी खिलाड़ियों ने टंडुअला यार्ड प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मज़ीद उनका कहना क्या है वो हम जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद गुलाम हैदर बुखारी से। जी कहिएगा। बिल्कुल, टंडुअला यार्ड में भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए यहाँ के स्पोर्ट्स मैन नौजवान जो इंतहा परेशानी का सामना है, ये परेशान नज़र आ रहे हैं। आज ही इसी हवाले से टंडुअला यार्ड प्रेस क्लब पर इन्होंने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। दर्जनों जो है स्पोर्ट्स मैन जो है यहाँ पर एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पास सर यहाँ पर नौजवान है, कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं है और हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि हमें स्पोर्ट्स जो हम खेलते हैं क्रिकेट, हमें क्रिकेट का ग्राउंड मुहैया किया जाए और पीसीबी से भी यही दरख्वास्त है कि हमें प्लेइंग राइट्स दिया जाए। स्पोर्ट्स के हिसाब से फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई भी एक्टिविटी हमारे यहाँ पर मुयसर नहीं है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही मुतालबा है कि क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट से कि इनको जो है सेहतमंद ज़िंदगी के साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की सहूलतें मुयसर की जाएँ। जी ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पीटीआई रहनुमाओं से अहम मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के लिए हसन यूसुफजई और सनाउल्लाह बलोच भी रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर के हमरा महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह पहुंच गए हैं। बताते चलें आपको अमरीकी सफ़ीर के हवाले से, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पीटीआई रहनुमा असद कैसर से मुलाकात हुई और दीगर रहनुमा भी इस मुलाकात में शरीक होने के लिए पहुंच चुके हैं। पीटीआई रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की जा रही हैं अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जानिब से। और इसके अलावा जो मज़ीद इसमें अहम रहनुमा थे उनका बताते चलें कि हसन यूसुफजई और सनाउल्लाह बलोच भी रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर के हमरा महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं, जहाँ पर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हुई है। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। यहाँ पर बात की जाएगी अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पीटीआई रहनुमाओं से अहम मुलाकातें हुई हैं। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और रऊफ सदीकी भी शरीक हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए कि पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। MQM ने कमेटी पर एतराज़ उठा दिया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि कमेटी की तश्कील में MQM को नज़रअंदाज कर दिया गया। कमेटी में MQM का कोई नाम शामिल नहीं किया गया। कमेटी तश्कील देते वक्त MQM से पूछा भी नहीं गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ कैडर्स के अफसरान से मुलाकात की है और न्यू पार्क पुलिस की जानिब से सिंध पुलिस के एहलकारों और अफसरान को ट्रेनिंग की पेशकश भी की गई है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि न्यूयॉर्क पुलिस की तरफ से अब सिंध पुलिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ भी गामजन है। इजलास में दोनों पुलिस डिपार्टमेंट्स का ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक भी हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायदीन का मुशावरती इजलास खत्म हो गया। मुशावरती इजलास मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में हुआ। इजलास की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने की है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक हुई। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर अपनी सूबाई हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद की सूरत हाल से ब्रीफिंग भी दी है।
शहला रजा ने हॉकी फेडरेशन की सदारत से इस्तीफा दे दिया। शहला रजा ने IPC और मुतल्लिका हुकाम को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। हॉकी फेडरेशन के एक धड़े की सदारत शहला रजा कर रही थी, जबकि मीर तारिक हुसैन बुगटी के साथ तनाज़े के बाद हॉकी फेडरेशन में 2 धड़े बने थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक बुगटी की बतौर सदर मंजूरी भी दी थी। अरबों रुपए का बजट, लेकिन महकमे ज़राअत पंजाब की कारकर्दगी सिफर। ज़राए के मुताबिक महकमे ज़राअत जाली खाद और जहर कश स्प्रे माफियाज को रोकने में नाकाम। किसान जाली खाद माफिया के रहमो करम पर किसान पूरे पैसे देकर भी जाली खाद और स्प्रे खरीदने पर मजबूर। जाली खाद और जहर कश स्प्रे की रोकथाम के लिए बनाई गई टास्क फोर्स सिर्फ दफ्तर तक महदूद है। अरबों रुपए का बजट सिर्फ महकमे ज़राअत पंजाब की कारकर्दगी सिफर। और ज़राए के मुताबिक महकमे ज़राअत जाली खाद और जहर कश स्प्रे माफिया को रोकने में नाकाम है। किसान जाली खाद माफिया के रहमो करम पर किसान पूरे पैसे देकर भी जाली खाद और स्प्रे खरीदने पर मजबूर हैं। जाली खाद और जहरकश स्प्रे की रोकथाम के लिए बनाई गई टास्क फोर्स सिर्फ दफ्तर तक ही महदूद है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अरबों रुपए का बजट है, लेकिन महकमे ज़राअत पंजाब की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। राजनपुर के लड़के लड़कियों को अब तालीम के हुसूल के लिए लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। ख्वाजा फरीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का राजनपुर में सब कैंपस का इफ्तिताह कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात अता मोहम्मद से जानते हैं। जी अता मोहम्मद, बताइएगा। अब राजनपुर के लड़के और लड़कियों को जो है हसूल तालीम के लिए बड़े शहरों लाहौर, मुल्तान या किसी बड़े शहर में जो है जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ख्वाजा गुलाम फरीद जो है यूनिवर्सिटी का जो है इफ्तिताह कर दिया गया राजनपुर कैंपस का। तो इस वक्त मेरे साथ सरदार जुगन खान मौजूद हैं, हम उनसे जो है बात करते हैं। सर, इस वाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई, हमारी पहले दिन से यही कोशिश थी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो। हमारा इलाका एक एग्रीकल्चर है, लेकिन फ्लडेड की वजह से यहाँ पे मुआशी हालात बहुत ही ज़्यादा लोगों के इतने नहीं है कि बाहर जाके अफोर्ड कर सकें। लिहाजा ख़ास तौर पे फ़ीमेल सेक्टर पे हमारे बच्चों के लिए बाहर जाके पढ़ाना हमारा कुछ यहाँ पे रस्म रिवाज के थोड़ा सा लोगों के लिए तकलीफ़ थी, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जब पहले आए थे तो उन्होंने इसका वादा किया था। हमारी चीफ मिनिस्टर साहब की स्पेशल हिदायत पर आज यूनिवर्सिटी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के कैंपस का बाकायदा आगाज़ हो गया है। हमारे बच्चे अब यहाँ पर तालीम हासिल करेंगे, यहाँ से उनको यूनिवर्सिटी की पूरी एजुकेशन मिलेगी और इंशाअल्लाह राजनपुर की तालीम का आइंदा आपको पता चलेगा, यहाँ का टैलेंट का, बच्चों का, बच्चियों का, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को लीड करेंगे हम लोग यहाँ। हाँ जी, बिल्कुल। जो है से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि राजनपुर में जो है फ्लडेड एरिया है, यहाँ पर दूसरे शहरों में जाना, तालीम हासिल करना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर कैंपस का बनना किसी बड़ी नेमत से जो है वो कम नहीं है। इसी तरह जो है वो अपने घर बैठकर तालीम हासिल कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में 6ठी मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। मज़ीद अहवाल मेसम वकार से जानते हैं। जी मेसम वकार, कॉन्फ्रेंस का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज में जो है वो गुजरावाला के मेडिकल कॉलेज में जो जिम कांड का जो है वो इनकाद किया गया, जिसमें जो है वो तिब के हवाले से बैरून मुल्क से लेके जो है पाकिस्तान भर के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने जो है वो शिरकत की और उनका यही मकसद था कि बच्चों को अवेयरनेस के हवाले से जो है वो उन्होंने आज लेक्चर दिए। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगे? इस कॉन्फ्रेंस का बेसिकली मकसद ये था कि जितने भी पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो MBBS कर रहे हैं या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या कोई पैरा मेडिकल स्टाफ है, उनको इंटीग्रेट किया जाए, उनके साथ जो है ना आपस में कोऑपरेट करें। वो डिफरेंट जो उन्होंने रिसर्च की हुई है उसको आके यहाँ पर प्रेजेंट करें, अपना नॉलेज जो है ना उसको शेयर करें। और आपने देखा है कि यहाँ पर तकरीबन मोर दैन 20 जो है ना वो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज के लोग आए थे। जी, आपने इनकी बात सुनी और इनका यही कहना है कि पहले जो है स्टूडेंट्स को जो है वो लाहौर और दूसरे जो है वो यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था, लेकिन अब गुजरावाला में जो है ये फैसिलिटी मिल रही है। बच्चों को जो है वो तिब के हवाले से जो है वो जितने प्रोफेसर हैं वो आगाही कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से बात करें, अब रुक करते हैं लॉयर्दी का, जहाँ पर बारिशों का सिलसिला थमने के बाद सयाहों की बड़ी तादाद ने पुरफसा मकामात का रुख कर लिया है। मज़ीद तफसीलात नवाब बादशाह से, जो कि बलाई और पुरफसा मकाम शेनखर में मौजूद है। जी नवाब बादशाह, बताइएगा।
बिल्कुल इस वक्त मैं लोअरदीर के बालाई और पुरपिजा मुकाम वादी शिनगर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालिया बारिशों का सिलसिला थम जाने के बाद यहाँ पर सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो है कि खूबसूरत मनाजिर और ठंडी टार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कोई खाना पका के उससे लुत्फ़ उठा रहा है तो कोई सेल्फियाँ लेकर यहाँ के जो यादगार मनाजिर है उसको अपने कैमरे के आंख में महफूज कर रहा है। यहाँ पर सयाहों से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये इलाका इंतहाई खूबसूरत है, यहाँ का मौसम भी इंतहाई खुशगवार है, लेकिन यहाँ की सड़कें इंतहाई ख़राब है जिसकी वजह से हमें आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इसकी सड़कों पर तवज्जो दे ताकि सयाहों को आने में आसानी हो। जी बिल्कुल, आपने सयाहों की बात सुनी। उनका कहना है कि इलाका इंतहाई खूबसूरत है, मौसम भी खुशगवार है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ की सड़कें जो है वो इंतहाई ख़राब है जिसकी वजह से उनको यहाँ आने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसीलिए वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत यहाँ की सड़कों की तामीर पर तवज्जो दे ताकि टूरिज़म प्रोमोट हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपर चित्राल में मुनक़िदा मशहूर काकलश फेस्टिवल इख्तिताम को पहुंच गया है। फेस्टिवल 5 साल बाद मुनक़िद हुआ जिसमें बड़ी तादाद में सयाहों ने शिरकत की है। इख्तितामी तकरीब में डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली सुरैया बीबी मेहमान खसूसी थीं। लॉयर और अपर चित्राल के डिप्टी कमिश्नर्स भी तकरीब में शरीक हुए। 4 रोज़ा फेस्टिवल में पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल के अलावा चित्राल के रवायती खेलों के मुकाबले भी मुनक़िद हुए। फैसलाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक कारोबारी सहूलतों की फराहमी के लिए गटवाला कमर्शियल हब मनसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच गया है। मज़ीद तफसीलात शाहिद अली की रिपोर्ट में जानिए। फैसलाबाद में गटवाला कमर्शियल हब मंसूबा तकमील के आखिरी मराहल में। ये मंसूबा गटवाला के करीब केनाल रोड पर 64 केनाल से ज्यादा रकबे पर मुश्तमिल है, जिसे बैनुल-अक़वामी कमर्शियल सेंटर्स की तर्ज पर तामीर किया गया है। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां अपने डिस्प्ले कायम करेंगी। ये टोटल तकरीबन जो है ना जी 5000 बिजनेस हैं जिनको ये अकोमोडेट करेगा और यहाँ पर इतने लोग होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब 5000 बिजनेसेस का मतलब है कि कम से कम रोज का 2 से 3 लाख बंदा विजिट करेगा इसको। कानूनी माहिर शेख आसिम का कहना है कि ये प्लाजा फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है और शहर की कारोबारी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। इसको कमर्शलाइजेशन से लेके 100% गवर्नमेंट अप्रूवल्स के साथ लीगली अप्रूव करवा के एक स्टेप किया है और हर शॉप का इवन टैक्स ट्रांसफ़र तक भी इन्होंने 100% पे किया हुआ है। सनती और तजारती तंजीमों के रहनुमाओं और मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना है कि सीपैक के समरात और बैनुल-अक़वामी कारोबारी कंपनियों की सरमायाकारी के लिए इस तरह के मराकज की तामीर खुश आइंद है। कैमरामैन शौकत मलिक के साथ शाहिद अली, न्यू न्यूज़ फैसलाबाद। मशहूर टेलीविजन अदाकार सारा एजाज खान, जिन्होंने इश्क के साथ ड्रामे से करियर का आगाज़ किया और फिर हम टीवी के ड्रामे दूरियां और मीसनी में अहम किरदार अदा किया, शोबिस इंडस्ट्री में कैसे आई ये हम जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ इकरा लियाकत से, जो कि इस वक्त अदाकार सारा एजाज के साथ ही मौजूद हैं। जी इकरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात कीजिए फिल्म इंडस्ट्री की या ड्रामा इंडस्ट्री की, तो ड्रामा इंडस्ट्री ने हमेशा से उभरते हुए जो अदाकार होते हैं उनको काम करने का मौका दिया है और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि खुदादार सलाहियतों से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा होता है, तो वो जैसे ही इंडस्ट्री में आते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और किसी एक प्रोजेक्ट की वजह से ही उनको मज़ीद काम मिलना शुरू हो जाता है। जब मैंने ये प्रोजेक्ट साइन किया था तो पोपी की वेडिंग की मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी। इट वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट। कंजा मैम ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था, उसमें लैंग्वेज वो यूज़ की हुई है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो इसलिए मुझे स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लगी थी। बेसिकली मैंने उसी की वजह से किया था साइन। वैसे जो आम प्रोजेक्ट्स करती है उसमें मूवी के लिए आया है ना बात करने, तो मैं मूवी की बात करना चाह रही हूँ ना। मैं एक्साइटेड हूँ अपनी फिल्म के बारे में, मेरा डेब्यू प्रोजेक्ट है। चलें जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ सारा एजाज खान मौजूद थी जो कि उभरती हुई अदाकारा है। उनका ये कहना है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, मेहनत और लगन से काम करें तो मंजिल आपके कदम छूती है। ठीक है इकरा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।